द रेड कॉरिडोर। ये नाम सुनते ही ज्यादातर इंडियंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड चैलेंज है हमारे देश की सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए। ये जियोग्राफिकली सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के कई स्टेट्स में फैला हुआ है और इसे नक्सलिज्म से जोड़ा जाता है, जो कि एक वायलेंट लेफ्टिस्ट इंसर्जेंसी है। पर रेड कॉरिडोर सिर्फ एक जियोग्राफिकल डिमार्केशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है उन डीप रूटेड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस और गवर्नेंस फेलियर्स का, जो आज भी इन रीजन्स को प्लेग कर रहे हैं। रेड कॉरिडोर टर्म खुद उस आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है जो नक्सलाइट मूवमेंट को ड्राइव करती है, जो कि माओइस्ट कम्युनिज्म से इंस्पायर्ड है। ये आइडियोलॉजी आर्म्ड स्ट्रगल और स्टेट को ओवरथ्रो करने पर जोर देती है और इसीलिए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में इसने सपोर्ट पाया है। रेड कॉरिडोर एक कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री है जो पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन के थ्रेड्स से बना है और नक्सलिज्म इसे एक साथ बाइंड करता है। रेड कॉरिडोर को समझने के लिए हमें उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा जिसमें नक्सलिज्म का जन्म हुआ, उन अफेक्टेड रीजन्स के जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जामिन करना होगा और उन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स का एनालिसिस करना होगा जो इस इंसर्जेंसी को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स का क्रिटिकल असेसमेंट भी जरूरी है, जिसमें उनकी सिक्योरिटी मेजर्स, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और पीस एफर्ट्स शामिल हैं। सबसे जरूरी है कि रेड कॉरिडोर के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए उन लोगों के ग्रीवेंसेस को समझना होगा जो इस क्रॉसफायर में फंसे हैं और इंक्लूसिव और इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए कमिटमेंट दिखानी होगी। रेड कॉरिडोर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे सोसाइटी के डीप रूटेड इश्यूज का सिम्टम है। ये एक रिमाइंडर है कि इंडिया का प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का सफर तब तक इनकम्प्लीट है जब तक उसके लाखों सिटीजन्स वायलेंस और डिप्राइवेशन में जीने को मजबूर हैं। आगे का रास्ता नक्सलिज्म के रूट कॉजेस को एड्रेस करने और एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने में है। रेड कॉरिडोर की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाकर नक्सलाइट मूवमेंट के जन्म को समझना होगा। इस इंसर्जेंसी के सीड्स बोए गए थे 1967 में वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबारी में। यहीं पर किसानों का एक समूह चारू मजुमदार और कानू सन्याल के नेतृत्व में लोकल लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन और शोषण के अंत की मांग की। यह अपराइजिंग हालांकि शॉर्ट लिव्ड था, लेकिन इसने रेवोल्यूशनरी फर्वर की एक आग लगा दी जो इम्पोवरिश्ड कंट्रीसाइड में तेजी से फैल गई। नक्सलबरी अपराइजिंग, जिसे अक्सर इंडिया में नक्सलिज्म की शुरुआत माना जाता है, माओ जेडोंग के विचारों और पेजेंट लेड रेवोल्यूशन के उनके विजन से प्रेरित था। इस मूवमेंट ने वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और लैंडलेसनेस के बैकड्रॉप में गति पकड़ी, खासकर रूरल इंडिया में। स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स जो सोशल चेंज की धीमी गति से डिसइल्यूजन थे, इस मूवमेंट में शामिल हो गए और इस आग में घी का काम किया। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट का नक्सलबारी अपराइजिंग पर रिस्पॉन्स स्विफ्ट और ब्रूटल था। इस मूवमेंट को आयरन फिस्ट से कुचल दिया गया और इसके कई लीडर्स या तो मारे गए या जेल में डाल दिए गए। इस क्रैकडाउन ने हालांकि अस्थायी रूप से मूवमेंट को दबा दिया, लेकिन इसे अंडरग्राउंड कर दिया, जहां ये और मजबूत हुआ और इवॉल्व हुआ। दशकों से नक्सलाइट मूवमेंट ने कई ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, अलग अलग फैक्शंस में बंट गया है। हर एक की आइडियोलॉजी और स्ट्रैटेजी की अपनी इंटरप्रिटेशन है। इन डिविजन्स के बावजूद मूवमेंट ने अपना कोर एसेंस बरकरार रखा है। स्टेट और रूलिंग क्लासेस द्वारा मार्जिनलाइज्ड लोगों के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष। नक्सलाइट्स माओ के प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर के कॉन्सेप्ट से प्रेरणा लेते हुए एग्जिस्टिंग स्टेट को उखाड़ फेंकने और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी की स्थापना के लिए आर्म्ड स्ट्रगल में विश्वास करते हैं। वे खुद को ऑप्रेस्ड लोगों का वैनगार्ड मानते हैं, जो लैंडलेस, ट्राइबल कम्युनिटीज और अन्य मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इस प्रकार नक्सलिज्म का हिस्टोरिकल नैरेटिव सामाजिक अन्याय और इंडियन स्टेट द्वारा
अपने सबसे वल्नरेबल सिटीजन्स की जरूरतों को पूरा करने में विफलता से जुड़ा हुआ है। ठीक, सबके सब मोर्चा। रेड कॉरिडोर शब्द किसी फिक्स्ड बाउंड्री की बजाय एक फ्लूइड और लगातार बदलते हुए जियोग्राफिकल एरिया को दर्शाता है। यह जमीन का एक ऐसा हिस्सा है जहां नक्सल इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है और यहां अक्सर रिमोट फॉरेस्टेड टेरेन, कमजोर गवर्नेंस और सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन का इतिहास रहा है। हालांकि रेड कॉरिडोर की बाउंड्रीज को लेकर बहस होती रहती है, लेकिन यह मुख्य रूप से सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्सों को कवर करता है। छत्तीसगढ़, जिसे अक्सर नक्सल गतिविधि का केंद्र माना जाता है, ने हाल के वर्षों में कुछ सबसे ज्यादा वायलेंट घटनाएं देखी हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी क्षेत्र बास्टार के घने जंगल नक्सलाइट्स के लिए एक GRH बन गए हैं, जो उन्हें अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रदान करते हैं। झारखंड, एक और राज्य जो नक्सल वायलेंस से जूझ रहा है, मिनरल रिसोर्सेज से भरपूर है, लेकिन इस धन का लाभ अक्सर लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे रिजेंटमेंट और असंतोष पैदा होता है। ओडिशा, जो अपनी ट्राइबल पॉपुलेशन और विशाल मिनरल रिजर्व्स के लिए जाना जाता है, ने भी नक्सल गतिविधि में तेजी देखी है। डोंगरिया कोंड जनजाति द्वारा पवित्र माने जाने वाले नियमगिरी हिल्स नक्सलाइट्स, सरकार और माइनिंग कंपनीज के बीच एक बैटल ग्राउंड बन गए, जो डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट और इंसर्जेंसी के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को उजागर करते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो कभी नक्सलिज्म के GIH हुआ करते थे, ने हाल के वर्षों में सस्टेन्ड सिक्योरिटी ऑपरेशंस और डेवलपमेंट एफर्ट्स के कारण गिरावट देखी है। रेड कॉरिडोर की भौगोलिक विशेषताएं, विशेष रूप से इसके रिमोट और इनएक्सेसिबल टेरेन ने नक्सलाइट्स को ऑपरेट करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया है। घने जंगल, पहाड़ियां और नदियां प्राकृतिक कवर और एस्केप रूट्स प्रदान करते हैं, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इन एरियाज में पेनिट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इन रीजन्स में स्टेट इंस्टीट्यूशंस की वीक प्रेजेंस और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और लिमिटेड कनेक्टिविटी ने एक वैक्यूम पैदा कर दिया है, जिसका फायदा नक्सलाइट्स ने उठाया है। सेक्शन 4, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स फ्यूलिंग नक्सलवाद। जहां रेड कॉरिडोर की जियोग्राफिकल फीचर्स नक्सलियों को ऑपरेट करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं, वहीं डीप रूटेड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स उनकी आइडियोलॉजी को जड़ें जमाने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करते हैं। नक्सली आंदोलन के मूल में गरीबों, खासकर ट्राइबल कम्युनिटीज और लैंडलेस लेबरर्स के कथित शोषण और हाशिए पर होने के खिलाफ गहरी नाराजगी है। गरीबी, इस अभाव का सबसे प्रमुख रूप रेड कॉरिडोर में व्याप्त है। हेल्थ केयर, एजुकेशन और क्लीन वाटर जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच का अभाव इन क्षेत्रों के कई निवासियों के लिए एक कठोर वास्तविकता है। यह व्यापक गरीबी असंतोष के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार करती है और लोगों को रेवोल्यूशन और वेल्थ के रीडिस्ट्रीब्यूशन के नक्सली आइडियोलॉजी के प्रति अधिक ससेप्टेबल बनाती है। जमीन का एलियनेशन, एक और महत्वपूर्ण कारक नक्सलवाद का एक प्रमुख कारण रहा है। माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आदिवासी समुदायों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से जबरन विस्थापित करने से आक्रोश की भावना पैदा हुई है और नक्सली आंदोलन को बढ़ावा मिला है। विस्थापित लोगों के लिए पर्याप्त मुआवजे और रिहैबिलिटेशन की कमी ने उनकी शिकायतों को और बढ़ा दिया है। असमानता, आर्थिक और सामाजिक दोनों, रेड कॉरिडोर में एक कठोर वास्तविकता है। जहां शेष इंडिया ने तेजी से आर्थिक विकास देखा है, वहीं इस प्रगति का लाभ इन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाया है, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। यह आर्थिक असमानता सामाजिक असमानताओं, खासकर जाति और जनजाति पर आधारित, के साथ जुड़ी हुई है, जो समाज के कुछ वर्गों को और हाशिए पर धकेलती है। नक्सली खुद को दलितों और पीड़ितों के पैरोकार के रूप में स्थापित करते हुए इन असमानताओं का फायदा उठाते हैं
ताकि वंचितों के बीच समर्थन जुटाया जा सके और केडर्स की भर्ती की जा सके। इन क्षेत्रों में गवर्नेंस की कमी और बुनियादी स्टेट सर्विसेज की अनुपस्थिति ने स्थानीय आबादी को और अलग थलग कर दिया है। हेल्थ केयर, एजुकेशन और सिक्योरिटी जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में राज्य की विफलता ने एक ऐसा वैक्यूम पैदा कर दिया है जिसे नक्सलियों ने जल्दी से भर दिया है। अक्सर गवर्नेंस और जस्टिस की अपनी पैरेलल सिस्टम स्थापित करते हैं। रोजगार के अवसरों की कमी, खासकर युवाओं के लिए, ने उन्हें नक्सलियों द्वारा भर्ती किए जाने के प्रति संवेदनशील बना दिया है, जो उद्देश्य और बिलोंगिंग की भावना प्रदान करते हैं। सेक्शन 5, वायलेंस एंड इंसर्जेंसी, एक भयावह हकीकत। दशकों से रेड कॉरिडोर हिंसा और खून खराबे का पर्याय बन गया है। सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारतीय राज्य को उखाड़ फेंकने के अपने घोषित उद्देश्य के साथ नक्सली उग्रवाद ने इस क्षेत्र पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसमें हजारों नागरिकों, सुरक्षा कर्मियों और खुद नक्सलियों की जान गई है। गेरिला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए नक्सलियों ने सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया है। बारूदी सुरंग विस्फोट, घात लगाकर हमला और थानों पर हमले उनके मोडस ऑपरेंडी की भयावह पहचान बन गए हैं। दुश्मन राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले माने जाने वाले राजनीतिक नेताओं की नृशंस हत्या भी नक्सली उग्रवाद की एक आवर्ती विशेषता रही है। इस हिंसा ने स्थानीय लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया है, जिससे विकास बाधित हुआ है और हिंसा का एक चक्र बना रहता है। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच घमासान में फंसी आम जनता को हिंसा का खामियाजा भुगतना पड़ा है। नक्सली अक्सर ग्रामीणों पर पुलिस मुखबिर होने का आरोप लगाते हुए हत्या, अपहरण और आगजनी जैसी क्रूर कार्रवाइयों का सहारा लेते हैं। बच्चों की जबरन भर्ती को व्यापक रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए इसकी निंदा की गई है। उनके बीच नक्सलियों की मौजूदगी ने सामान्य जीवन को बाधित कर दिया है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच बाधित हुई है।